नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार यादव आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विज्ञान का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिनमें पहला है कि रासायनिक समीकरणों को किस नियम द्वारा संतुलित किया जाता है। तो इसमें है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा। देखो, रासायनिक समीकरण संतुलन की अवस्था होती है कि एक तराजू है, इसमें 1 किलो का वाट इधर रख दें और 1 किलो का वाट इधर रख दें तो तराजू संतुलन की अवस्था में आ जाती है। लेकिन रासायनिक समीकरण में जो तत्व भाग लेते हैं उनका जितना द्रव्यमान होता है उतना ही जो रासायनिक क्रिया होने के बाद उनका भार या द्रव्यमान होना ज़रूरी है, तभी रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो रासायनिक समीकरण किस नियम के द्वारा संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा। दूसरा है, कच्चे फल को पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? कच्चे फल का पकना किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो तत्व के मूल रसायनों को चेंज कर दूसरे आकार में बदल देते हैं। जिस तरह दूध का दही जमना, लोहे पे जंग लगना, यह है। किसी वस्तु का जलना क्या है? तो किसी वस्तु का जलना क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि वस्तु के जलने के बाद अपन वही वस्तु दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वही वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि उसके मौलिक बनावट और में अंतर आ जाता है या वही पदार्थ दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध का दही जमना, तो दही से अपन दूध प्राप्त वापस नहीं कर सकते। और जिस तरह बल्ब का जलना, तो बल्ब का जलना है, बल्ब को जलाकर बंद कर देने के बाद बल्ब अपनी पूर्ववर्ती स्थिति में आ जाता है, यह है भौतिक परिवर्तन। तो किसी वस्तु का जलना क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कॉपर सल्फेट का जिंक से अभिक्रिया कराने पर जिंक कॉपर को विस्थापित करके उसकी जगह स्वयं ले लेता है। कॉपर व जिंक में कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है? तो जो तत्व जिसकी जगह लेता है और उसको हटा देता है वो अधिक क्रियाशील है। तो इसमें जिंक अधिक क्रियाशील है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा कण प्रभावित होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो इसमें होती है परमाणुओं की संख्या समान। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पक्ष के उत्पाद पक्ष और अभिकारक पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान होती है। जिस तरह अपन एक रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, जैसे H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अपन देखते हैं 2 और 2 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो 2 और 2 4 हो गए हाइड्रोजन के परमाणु। 2 और 2 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। और O2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 से गुणा हो रहा है ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो 2 ये परमाणु हो गए। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किसके रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। अब है अपने पास, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलन साम्य में है तो इसका क्या अर्थ है? देखो, साम्य या संतुलन वह अभिक्रिया है जिसमें न तो क्रिया कारक
उतनी ही क्रिया करते हैं जितनी क्रियाफल वापस क्रिया कर देते हैं, यानी कि संतुलन की अवस्था बनी रहती है, वो कहलाता है रासायनिक साम्य। संतुलन की अवस्था है, न तो क्रिया कारक क्रिया करते हैं उतनी क्रियाफल वापस क्रिया कर देते हैं, वो है रासायनिक साम्य। इसमें है अग्र तथा पश्य अभिक्रियाओं की दरें समान होती है। तो अग्र को क्रिया कारक कहते हैं और पश्य को क्रिया फल। अब है अपने पास आगे लोहे पर जंग लगना है। तो लोहे पर जंग क्यों लगता है? तो लोहे पे जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। लोहे पे जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। और लोहे पर जंग लगने के लिए कौन से दो कारक आवश्यक हैं? देखो, ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी दोनों होगी तो ही लोहे पे जंग लगेगा, अन्यथा लोहे पे जंग नहीं लगता। तो लोहे पर जंग लगने के लिए कौन कौन से दो उत्तरदायी कारक है? ऑक्सीजन और नमी। धातु क्षय का सर्व प्रमुख उदाहरण है धातु क्षय, यानी कि धातु का क्षरण का महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो वह है लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? धातु क्षरण का उदाहरण है। अब है लोहे के ऑक्सीकरण में से क्या बनता है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोहे के ऑक्सीकरण से फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जिसे हम जंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जंग किसका मिश्रण है? तो फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। आगे है गलवेनीकरण द्वारा लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गलवेनीकरण द्वारा लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए इस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। अब पूछ सकते हैं कि टेलीफोन के पाइपों को टेलीफोन के जो खंभे होते हैं, पोल होते हैं, उनको जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब आगे है स्वर्ण व प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो पूर्णतया संक्षारण से मुक्त हैं कि इन पे जंग नहीं लगता है, स्वर्ण और प्लेटिनम। इसीलिए इनका सर्वाधिक उपयोग आभूषण निर्माण में होता है। ये सदैव अपने प्राकृतिक रंग में मिलती हैं, तो प्राकृतिक रंग में चमकती हैं, इन पे कोई भी किसी भी तरह का जंग नहीं लगता है। कौन कौन सी धातुएं हैं? वो स्वर्ण और प्लेटिनम। और आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं में एक प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और एक होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है अपने पास घरों में दीपावली के दिनों पर जो कड़ी की पुताई करते हैं, सफ़ेदी का कार्य करते हैं, तो उसमें जो अपन कड़ी लेकर आते हैं या बुझा हुआ चूना लेकर आते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो पानी डालने के बाद में उसमें भाप निकलती है, तो वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है। दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएँ पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। एक आता है रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक उत्प्रेरक। देखो, उत्प्रेरक का काम है किसी भी की गति को बढ़ाना या कम करना। उत्प्रेरक का काम है किसी की गति को बढ़ाना या कम करना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति के वेग में कमी या वृद्धि करना ही उत्प्रेरक का कार्य है। जो कमी करता है उत्प्रेरक, उसे कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देता है उसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित ये आपके सामने 15-16 फैक्ट रखे गए हैं, इनमें से प्रश्न आने के पूरे चांसेज हैं।